देखिए बेटा, कल हमने गवर्नमेंट के फॉर्म्स के बारे में बात की थी कि गवर्नमेंट के कौन कौन से रूप होते हैं, जिनमें हमने मोनार्ची के बारे में पढ़ा कि जो मोनार्ची है उसमें पूरी की पूरी पावर एक किंग या क्वीन के रूप के पास होती है। थियोक्रेटिक थियोक्रेटिक स्टेट कैसी होती है? जो किसी एक रिलीजियन को, किसी एक धर्म को प्रमोट करते हैं और जो लोग उस धर्म को मानते हैं उन्हें दूसरों से ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं। थर्ड हमने पढ़ा सेक्युलर स्टेट। एक सेक्युलर स्टेट वो होती है जो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करती, वो किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देती और ना ही किसी धर्म को डिस्करेज करती है। फोर्थ हमने पढ़ा था डिक्टेटरशिप। मेरी आवाज आ रही है नुपुर? डिक्टेटरशिप पढ़ा था हमने। डिक्टेटरशिप वो गवर्नमेंट है जिसके अंदर पूरी की पूरी पावर एक सिंगल व्यक्ति के हाथ में होती है और वो अपने ही अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को चलाता है। आज हम नंबर 5 रीड करने वाले हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि संसद प्रकार की सरकार। बेटा मोनार्ची में एक कैसे हो गई, बताइए? लेकिन उनकी पोस्ट तो हेरिडिटी है, पिता के बाद पुत्र को मिली है, राजा के बाद उसका बेटा। लेकिन ये डिक्टेटर है, जिसके पास पावर है वही डिक्टेटर बनेगा। ये अपने कौन, ये मोनार्ची भी टू टाइप की है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची भी है जो संविधान के अनुसार उन्हें पावर दी जाती है, ठीक है। उन्हें संविधान से बंधे हैं वो लोग, लेकिन डिक्टेटर तो बंधा नहीं, वो लोगों पर कैसा भी शासन कर सकता है अपनी मन मर्जी के अनुसार। ज्यादातर वो लोगों को दबाता है डिक्टेटर, लेकिन जो राजा और रानी है वो तो लोगों के हित के लिए भी काम करते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ जो गवर्नमेंट है, इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसद प्रकार की सरकार में द एग्जीक्यूटिव और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज अ पार्ट एंड द पार्शियल ऑफ द लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस हैं। एक है आपकी सबसे पहले होती है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का काम होता है कानूनों को बनाना, ठीक है। सेकंड होती है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होता है उनको लागू करना। अब जो कानून बन गए उनसे कैसे लोगों पर उन्हें एनफोर्स किया जाएगा, कैसे लोगों से उनसे काम करवाया जाएगा। थर्ड है आपका कोर्ट, आपका जुडिशरी, न्यायालय, जो उन कानूनों को ना मानने वाले लोगों को पनिश करता है, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं इसमें द एग्जीक्यूटिव, मतलब जो कार्यकारी सभा है जो कानूनों को लागू करती है, और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर और मंत्री परिषद, क्योंकि मंत्री ही तो हैं जो कानून लागू करने के बाद उसे कानून जब बन जाता है लेजिस्लेचर के द्वारा तो उसे लोगों पर लागू करते हैं। इज अ पार्ट या पार्शल, पार्शल मैंने भी खंड होता है, ये एक पार्ट होते हैं लेजिस्लेचर के, क्योंकि लेजिस्लेचर ने कानून बना दिया उसका तब तक कोई फायदा नहीं जब तक कि हम लोगों पर लागू नहीं करेंगे। और इसलिए लेजिस्लेचर का ही पार्ट है एग्जीक्यूटिव या काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, जो जो नियम बन गए हैं उनको लोगों पर लागू करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल अदर मिनिस्टर्स आर द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर। आपके सॉरी प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री जैसे कि आपका हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ये सब जो मिनिस्टर हैं आर द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर। ये सब लेजिस्लेचर के मेंबर होते हैं। कानून भी तो यही बना रहे हैं अपने अपने डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है। और फिर लोगों को लागू भी करवाते हैं। दे रिमेन इन पावर एज लॉन्ग दे एंजॉय कॉन्फिडेंस ऑफ द लेजिस्लेचर। कह रहे दे रिमेन इन पावर, वो पावर में तब तक रह सकते हैं, वो अपनी पोस्ट पर तब तक रह सकते हैं जब तक कि वो लेजिस्लेचर के विश्वास को एंजॉय करते हैं। मींस अगर लोगों के वेलफेयर के लिए काम हो रहा है, ठीक है, तो मींस उनके साथ सबका विश्वास है, उन्होंने सबको अपने कॉन्फिडेंस में लिया है, तब तक वो पावर में रह सकते हैं, ठीक है। यदि उनके प्रति, यदि हमें किसी भी मिनिस्टर को या किसी भी विधानसभा के सॉरी पार्लियामेंट के सदस्य को यदि हमें वहां से हटाना है तो हम उसे ऐसे नहीं हटा सकते। या तो नेक्स्ट इलेक्शन होगा तो हम उसे वोट नहीं देंगे,
एक ये तो हो गया लोगों का काम। लेकिन यदि बीच में ही, संसद के बीच में ही उनमें कोई वार्तालाप इस टाइप की हो जाती है कि वो मिनिस्टर अपने बात को पूरी तरीके से बता नहीं पा रहा है, ठीक है, उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, उसके काम में बहुत सारी कमियां हैं, तो उसके खिलाफ एक नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब है अविश्वास पत्र। ये अविश्वास पत्र जब पास होता है किसी मिनिस्टर के विरुद्ध, तो क्या होता है, पूरी की पूरी लोकसभा में उसके प्रति चर्चा होती है, लोग वोटिंग करते हैं, और कम से कम आधे से ज्यादा मेंबर इस फेवर में होने चाहिए कि इसे इसकी पोस्ट से हटाया जाए, तब वो व्यक्ति उस पोस्ट से हट जाता है। तो लिखा है अगर वो लेजिस्लेचर में, वो तब तक रहेगा जब तक कि वो कॉन्फिडेंस में है, मतलब उसके खिलाफ कोई नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं हुआ है। अगर उसके खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आता है और टू से हाफ से ज्यादा मेंबर, 50 से भी ज्यादा मेंबर, 50% से भी ज्यादा मेंबर यदि फेवर में होते हैं, तो उसे अपनी पोस्ट से रिजाइन देना पड़ता है। The moment of the non-confidence motion is passed, they have to resign. Thus, the relation between the legislature and the executive are usually smooth. इस तरीके से legislature और जो आपका executive है, उनका काम smoothly चलता है। legislature कानून बना रहा है, executive उनको लागू करवा रही है। यदि कोई मिनिस्टर सही से काम नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ नॉन कॉन्फिडेंस मोशन को पास तब होगा जब उसमें आधे से ज्यादा मेंबर उसके फेवर में होंगे कि भाई इसे यहाँ से हटाना चाहिए, उस प्रस्ताव के, उस सजेशन के फेवर में होंगे। तो इस तरीके से ये काम स्मूथली चलता है। यूके इज द प्रेजेंटेड द मदर ऑफ द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यूके जो यूनाइटेड किंगडम है, आज जो यूनाइटेड किंगडम है, उसे ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मदर माना जाता है, मतलब उसे ही जननी माना जाता है, क्योंकि यूके से ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में सबने जाना, सबसे पहले इन्होंने ही अपनाया था इसे। नंबर 6 है प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है? ये जो प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, ये यूएसए के अंदर है और सारी की सारी पावर वहां के प्रेसिडेंट के हाथों में होती है। ठीक है, हमारे यहाँ भाई प्रेसिडेंट है, वो देश के प्रथम नागरिक है, लेकिन वो सिर्फ एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, एक नाम मात्र के अधिकारी हैं, जबकि सारे के सारे कानून पास करने में बहुत बड़ा हाथ हमारे देश की मेजॉरिटी पार्टी का रहता है और उसके लीडर का, जो कि होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, क्योंकि लोगों के द्वारा चुनकर आते हैं और उन्हें लोगों का बहुत साथ होता है। लेकिन प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक प्रेसिडेंट ही होता है जिसके पास ये सारी पावर होती है। The presidential form of government exists in USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में इस प्रकार की गवर्नमेंट है। इन अमेरिका में द प्रेसिडेंट और द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेजिस्लेचर कॉल्ड द कांग्रेस। कह रहे हैं अमेरिका के अंदर प्रेसिडेंट जो कि राष्ट्रपति है, या फिर उसे हम हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं, इज इंडिपेंडेंट, वो स्वतंत्र होता है ऑफ द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर का उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं, उसका काम डिफर है, वो स्वतंत्र है। कॉल्ड द कांग्रेस, जिसे कांग्रेस भी कहा जाता है, जैसे हमारे यहाँ कांग्रेस है, वहां पर भी है। वंस इलेक्टेड, जब वो प्रेसिडेंट एक बार चुना जाता है, वंस इलेक्टेड द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को एक बार चुन लिया गया, रिमेन इन द ऑफिस फॉर अ फुल टर्म ऑफ 4 ईयर, उसे पूरे के पूरे 4 वर्षों के लिए एक बार में चुन लिया जाता है। लेकिन यदि उसे उसकी पोस्ट से हटाना हो तो वो कोई इजी काम नहीं है। ही कैन नॉट बी रिमूव्ड इजीली बिफोर हिज टर्म इज ओवर, और उसे उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले वहां से हटाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। नंबर 3, द मिनिस्टर्स कॉल्ड द सेक्रेटरिएट आर आंसरेबल टू द प्रेसिडेंट, नॉट टू द लेजिस्लेचर। जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी मंत्री हैं, वो सब जिन्हें हम सेक्रेटरिएट बोलते हैं, वो सब प्रेसिडेंट के प्रति आंसरेबल होते हैं। उन्हें हर काम करने के बाद यदि कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, जवाबदेही, मतलब कोई काम सही हुआ या कोई काम गलत हुआ, वो किसको आंसरेबल करेंगे, किसके प्रति आंसरेबल है? प्रेसिडेंट के प्रति, नॉट टू लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर के प्रति नहीं। जबकि हमारे यहाँ पर क्या है, हम लोग लेजिस्लेचर के प्रति जितने भी मिनिस्टर हैं वो जवाबदेही होते हैं। ठीक है, उन्हें जवाब देना होता है कि वो क्या काम कर रहे हैं। पूरी की पूरी काउंसिल जब बैठती है तो वहां पर हर एक व्यक्ति उनसे क्वेश्चनिंग आर्मी क्वेश्चन कर सकता है और उन्हें सबको जवाब देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, मिनिस्टर्स जो हैं वो सिर्फ प्रेसिडेंट के प्रति ही आंसरेबल होते हैं।
इन यूएसए इट इज पॉसिबल दैट द प्रेसिडेंट बिलोंग टू वन पार्टी। यूएसए में हो सकता है कि प्रेसिडेंट तो एक ही पार्टी का हो, वेयर एज सम अदर पार्टी हैज मेजोरिटी इन द कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस में मेजोरिटी किसी और पार्टी की हो। मीन्स फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ पर देखिए, हमारे यहाँ पर जो है इस वक्त जो एग्जीक्यूटिव का जो हेड बन रहे हैं वो है हमारे पीएम। ठीक है, अब पीएम जो है, जिस पार्टी से पीएम चुने गए वही पार्टी तो मेजोरिटी में है, उसी पार्टी ने तो गवर्नमेंट बनाई। मींस जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी है, मतलब जिस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले थे उसी के लीडर को हमने पीएम बनाया था। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में प्रेसिडेंट के इलेक्शन अलग से होते हैं। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है कि जो बाकी मिनिस्टर्स हैं या कोई दूसरी पार्टी मेजोरिटी में हो सकती है, उससे कोई मतलब नहीं, प्रेसिडेंट किसी दूसरी पार्टी का भी हो सकता है। नंबर 7, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट क्या होती है? देखिए, इन अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑल पावर आर वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। सारी की सारी पावर, वेस्टेड मतलब निहित होती है या किसके हाथों में होती है? द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के पास में। ठीक है, राज्य सरकारों के पास नहीं, जो केंद्र सरकार है, जो पूरी सेंटर के लिए, पूरी कंट्री के लिए कानून बनाती है, सारी की सारी पावर उसी के हाथ में है। द होल टेरिटरी इज गवर्न्ड बाय अ सिंगल सेंटर पावर। पूरे के पूरे क्षेत्र को एक ही सिंगल पावर के द्वारा वहां पर कानून बनाए जाते हैं। और वो कौन सी गवर्नमेंट होती है? यूनियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और उसमें जो सारा काम है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। बी पार्ट, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुविधा के लिए। कौन सा? इन द यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में जितनी भी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होती है। और पूरी की पूरी टेरिटरी पर, पूरे के पूरे प्रदेश पर सिर्फ एक सिंगल गवर्नमेंट का ही अधिकार होता है। सिंगल जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही पावर में है। ठीक है, सबसे ऊपर वही होती है। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुविधा के लिए, द सेंटर कैन क्रिएट यूनिट एंड गिव मोर, गिव सम गवर्नमेंटल पावर टू देम। कह रहे फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, प्रशासनिक सुविधा के लिए सेंटर क्या है? क्रिएट यूनिट्स, छोटी छोटी पार्ट्स बना देते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर देखिए, यूनियन सेंटर गवर्नमेंट है और फिर छोटे छोटे यूनिट्स बना दिए गए, स्टेट बांट दिए गए। ऐसे वहां पर भी जो सेंटर गवर्नमेंट है वो क्रिएट यूनिट, वो यूनिट बनाती है एंड गिव सम गवर्नमेंटल पावर टू देम, और उन्हें कुछ सरकारी उन्हें शक्तियां देती है, सारी नहीं देती। दीज यूनिट्स डोंट ड्राइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो इनकी पावर है ये डोंट ड्राइव देयर पावर फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, ये उन्हें पावर जो है उनके संविधान से नहीं मिलती, ना ही वो संविधान से जुड़े होती हैं। द सेंट्रल कैन टेक अवे द पावर ऑफ द यूनिट्स और डिसॉल्व देम एज इट विल। और जो सेंटर गवर्नमेंट है, क्योंकि वही पावर में है, इसीलिए वो उन्हें ये पावर दे भी सकती है, उनसे वापस भी ले सकती है उन यूनिट से, या डिसॉल्व देम, या फिर उनको खत्म भी कर सकती है उन यूनिट्स को, एज इट विल्स, अपनी इच्छा के अनुसार। क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट वहां पर पावर में है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर छोटे छोटे पार्ट कंट्री के बना भी सकती है और उन्हें हटा भी सकती है। सी, देयर इज नो नीड फॉर अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए कोई लिखित संविधान की जरूरत नहीं है। द एग्जाम्पल ऑफ दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन यूके, इस टाइप की जो गवर्नमेंट है वो यूनाइटेड किंगडम में है। मतलब हमारे यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन है। एक बुक है, आपने देखा होगा, जो अम्बेडकर चौक है उस पर जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है उनके हाथ में एक बुक रहती है। वो बुक क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक ऐसी बुक, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें सारे हमारी कंट्री के लिए नियम और कानून लिखे गए हैं। लेकिन इस यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किसी भी प्रकार के कॉन्स्टिट्यूशन की कोई भी जरूरत नहीं है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। नंबर 8, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संघीय प्रकार की सरकार। अब ये जो संघीय प्रकार की सरकार होती है इसमें टू पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट भी होती है, और पावर दोनों को डिवाइड की जाती है। इन द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट देयर आर टू सेंट्रल पावर, टू सेंटर्स ऑफ पावर। इसमें दो प्रकार की केंद्र शक्तियां होती हैं, एक द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स और राज्य सरकारें। The power are distributed between the central government and the state government by the constitution। और संविधान के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को उनकी पावर्स अलग अलग दे दी जाती हैं।
देयर इज अ नीड फॉर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, और यहाँ पर हमें एक लिखित संविधान की जरूरत होती है, सो दैट सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट में नो दैट द प्रीशियसली देयर पावर आर, ताकि सेंटर गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ये जान पाए कि उनकी जो पावर है वो विधि पूर्वक है, मतलब कानून के द्वारा दी गई है, और सही इस्तेमाल ना होने पर उन पर ऑब्जेक्शन भी उठाया जा सकता है। डी पार्ट, देयर इज अ नीड फॉर एन इंडिपेंडेंट सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पर हमें एक स्वतंत्र सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय की भी जरूरत है, सो दैट, ताकि जब भी द डिस्प्यूट बिटवीन, कोई भी झगड़ा उत्पन्न हो जाए जब सेंटर गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में बी फाइनली सेटल्ड, उन्हें पूर्णतः सुलझा दिया जाए, उन दोनों के झगड़े को सुलझाने के लिए वहां पर कोर्ट की भी जरूरत होती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल इन करेक्टर, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है, संघीय प्रकार का है, क्योंकि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट की पावर्स को डिवाइड किया गया है। बट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज वेरी पावरफुल इन इंडिया, लेकिन इंडिया के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल है। द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज मेड स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द यूनिटी एंड द इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वॉज मेड स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर, वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, काफी ज्यादा पावर में है, टू स्ट्रेंथन द यूनिटी, यूनिटी मतलब देश की एकता स्थापित करने के लिए, एंड द इंटीग्रिटी, देश में एकता और अखंडता को स्थापित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा ही पावरफुल होती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अपनी अपनी स्टेट के बेनिफिट के लिए कानून बनाती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए कानून बनाती है। मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया और वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून से अपोजिट जा रहा है, तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून ही मान्य होगा। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून ही उस वक्त में मान्य होता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट से ज्यादा होती है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है, मुख्य क्या क्या सिद्धांत है। इन अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, लोग अपनी सरकार को चुनते हैं। दे मॉनिटर इट्स वर्किंग एंड कैन वोट इट आउट एट द नेक्स्ट इलेक्शन, कह रहे वो कैसे काम करते हैं, मॉनिटर की तरह, मतलब जैसे कि कोई एक इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क कर रहा है, अगर वो सही से वर्क नहीं करता तो जो चलाने वाला है गवर्नमेंट को, जिसने उसको बनाया वो उसे हटा भी सकता है, इसीलिए जो पीपल है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वर्क सही ना होने पर वोट देकर नेक्स्ट इलेक्शन में उसे वहां से हटा भी सकते हैं। नंबर 2, इलेक्शंस आर हेल्ड periodically in the form of government. In our country, elections are usually held once in every 5 years. इलेक्शंस आर हेल्ड पीरियडली, मतलब समय समय पर होते हैं, पीरियड के बाद। ठीक है, इन अवर कंट्री, और हमारी कंट्री के अंदर इलेक्शंस आर यूजुअली हेल्ड, हमारी जो कंट्री में इलेक्शन होते हैं वंस इन एवरी 5 ईयर, वो हर 5 साल के बाद होते हैं। इतना तो आप सभी को ही पता है। देयर इज अ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यहाँ पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मैंने क्लास 6 में भी बताया था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का हर एक व्यक्ति जिसकी एज 18 या 18 ईयर अबव हो, उसे वोट का अधिकार होता है, उसे वोट का अधिकार होता है। उस पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता उसके साथ, उसके धर्म को लेकर, उसकी जाति को लेकर, ठीक है, उसके सोशल बैकग्राउंड को लेकर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होता। There is universal adult franchise, that means the right to vote is given to every adult citizen. इसका मतलब हर एक एडल्ट सिटीजन, मतलब जिसकी एज 18 या 18 ईयर अबव है, उसे वोट का अधिकार है, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, सेक्स, रिलीजन, रेस एंड और लैंग्वेज, चाहे उसकी जाति, उसका लिंग, मतलब वो पुरुष है या वो महिला है, रिलीजियन, चाहे उसका धर्म कोई हो, रेस उसकी चाहे नस्ल कोई भी हो, या उसकी लैंग्वेज कोई भी हो, कोई मैटर नहीं करता। मीन्स यदि उसकी एज 18 ईयर अबव है तो उसे वोट देने का अधिकार है। नंबर 4, द गवर्नमेंट वर्क विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो गवर्नमेंट काम करती है वो किसके फ्रेमवर्क में रहकर करती है, कॉन्स्टिट्यूशन के, मतलब संविधान के अनुसार ही, जिस प्रकार के नियम संविधान ने बनाए हैं उसी प्रकार के फ्रेमवर्क को लेकर हमारी गवर्नमेंट काम करती है। इन मोस्ट केसेस, ज्यादा केसेस में, द डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, ज्यादातर डेमोक्रेटिक जो कंट्री हैं उनके पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक लिखित संविधान होता है। और बेटा आपको पता होना चाहिए हमारे जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन है वो विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, और किसी भी कंट्री के पास इतना बड़ा लिखित संविधान नहीं है। नंबर 5, देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर
अमंग द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और जो पावर है गवर्नमेंट की वो भी 3 ब्रांचेस में डिवाइड की गई है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमंग द 3 ब्रांचेस या 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। फर्स्ट इज लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर मतलब कानून को बनाने वाले, एक्सिक्यूटिव कानून की पालना कराने वाले, एंड ज्यूडिशरी जो न्यायालय है। द पावर ऑफ ऑल 3 ऑर्गन्स, ये जितनी भी शक्तियां दी गई हैं इन तीनों ब्रांचेस को, आर क्लियरली स्पेसिफाइड, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से स्पेसिफाइड कर दिया है कि किसकी कौन कौन सी पावर है, सो दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट अमंग देम, ताकि उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी झगड़ा ना हो। नंबर 6, इक्वालिटी एंड फ्रीडम could prevail only in a democratic country। कह रहे समानता और फ्रीडम, आजादी जो है, could prevail only in a democratic country, वो सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हो सकती है, क्योंकि लोकतंत्र ही हमें समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दे सकता है। These are the essential ideas of the democracy। ये जो इक्वालिटी है और जो फ्रीडम है, ये दोनों ही डेमोक्रेसी के बहुत ही जरूरी आइडियल्स हैं, बहुत ही जरूरी इसके तत्व हैं, फीचर्स हैं। नंबर 5, अपोजिशन हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन अ डेमोक्रेसी। अपोजिशन का भी डेमोक्रेसी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब आप सोचेंगे कि व्हाट इज अपोजिशन, क्या कोई बच्चा जानता है कि अपोजिशन क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अपोजिशन? जैसे अभी इलेक्शन हुए, हमने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट डाले। यस, सुनिए, जैसे हमने वोट डाले, हमने अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव के लिए वोट डाले और हमारे हमारे क्षेत्र से एक एक रिप्रेजेंटेटिव चुना गया। वो रिप्रेजेंटेटिव बीजेपी का भी हो सकता है, कांग्रेस का भी हो सकता है, आम जनता पार्टी का भी हो सकता है, समाजवादी का भी हो सकता है, किसी भी पार्टी का हो सकता है। वो सब लीडर्स जो चुने गए, जो इलेक्ट हो गए, वो सब मेंबर जब स्टेट में जाते हैं तो वो लेजिस्लेचर के असेंबली के मेंबर्स बन जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, और जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो वो एमपी बन जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं। तो वो जो चुने हुए सदस्य हैं ना, उनकी एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, एक लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, और फिर देखा जाता है उनमें से, पहले तो लिस्ट बना दी टोटल, अब लिस्ट में देखा कि बीजेपी के कितने, कांग्रेस के कितने, आम जनता पार्टी के कितने, अलग अलग पार्टी की अलग अलग लिस्ट बना दी। अब जिस पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर होंगे, वो पार्टी तो हो गई मेजोरिटी में, और पार्टी मेजोरिटी में वही हो सकती है, वही पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है जिसके आधे से ज्यादा एमएलए हो। यानी मतलब अगर टोटल 10 एमएलए हैं तो 5 या 5 से एक ज्यादा 6 एमएलए होने चाहिए, तभी वो सरकार बना सकती है, नहीं तो वो सरकार नहीं बना सकती। ठीक है, तो वो पार्टी तो हो गई मेजोरिटी में, और बाकी बची हुई सारी पार्टियां वो हो गई अपोजिशन में, वो सब अपोजिशन में होती है। और जो मेन अपोजिशन में पार्टी में होती है वो होती है सेकंड नंबर की पार्टी। मतलब जैसे अभी हमारे यहाँ पर बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी नंबर 1, और बीजेपी के बाद जो है मेंबर्स किसके सबसे ज्यादा थे बीजेपी के बाद, वो मेन अपोजिशन पार्टी हो जाती है। तो कह रहे हैं जो अपोजिशन पार्टी है, जो विरोधी दल, विपक्ष दल की जो पार्टी है, उसका भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि उसका भी लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट के अंदर उतना ही पूरा अधिकार होता है, पूरी फैसिलिटीज मिलती हैं जितने की एक मेजोरिटी पार्टी के मेंबर को मिलती हैं। नंबर 8, द पीपल एंजॉय राइट सच एज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड द राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन इन अ डेमोक्रेसी। पीपल एंजॉय राइट, राइट मैंने अधिकार, लोग अपने कई अधिकारों को प्राप्त करते हैं यहाँ पर। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी बात को कहने का अधिकार, ठीक है, अपनी बात को वो कह सकते हैं, किसी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। आप देखिए, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट होती आपकी कैसी गवर्नमेंट, डिक्टेटर, तो लोग सोच ही नहीं सकते थे कि हम डिक्टेटर की परमिशन के बिना कहीं सभा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी गवर्नमेंट होती मोनार्ची, मोनार्ची गवर्नमेंट है, हमने सभा तो कर ली लेकिन हम राजा या रानी के विरुद्ध कुछ नहीं बोल पाते हैं। ठीक है, लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऐसी है जो हमें स्पीच की फ्रीडम देती है, मीन्स हम अपनी विचारों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। आप देखिए ना, आज हम देश के पीएम के खिलाफ भी विरोध जताते हैं, प्रेसिडेंट के खिलाफ, देश की गवर्नमेंट के खिलाफ लोग विरोध जताते हैं, कभी धरने लगाते हैं, रोड जैम कर देते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उन्हें पूरी की पूरी आजादी है इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अपनी बात को कहने की, एंड राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन इन अ डेमोक्रेसी, और अपने किसी भी धर्म को मानने की, अपनी किसी भी धार्मिक प्रथाओं को मानने की पूर्ण अधिकार है,
और यदि वो चाहे तो अपनी मर्जी से अपने धर्म को बदल भी सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स यानी कि तत्व। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, अ लार्ज नंबर ऑफ द कंट्री, 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे आपके, एक 1914 में स्टार्ट हुआ जो 1919 तक चला, और दूसरा 1939 से आपका 1945 तक चला। ये जो वर्ल्ड वॉर हुए, विश्व युद्ध हुए, बहुत ज्यादा संख्या में सभी कंट्रीज ने इसने नुकसान उठाया, हजारों की संख्या में प्रॉपर्टी खत्म हो गई, बहुत सारे लोग मारे गए, और तब से सभी कंट्रीज ने मिलकर ये समझौता किया कि हो सके तो आगे जो है हम थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो नहीं होने देंगे, क्योंकि अब तो ऐसे ऐसे यंत्र आ गए, यदि थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो बस एक ही बार में पूरी की पूरा जो विश्व है वो खत्म हो सकता है। तो कह रहे हैं आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो क्या था, बहुत सारी कंट्रीज जो थी किसी दूसरी कंट्री के अंडर में थी। जैसे हमारी कंट्री इंडिया, इंडिया भी तो ब्रिटिश के कंट्रोल में था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्री, बहुत सारी संख्या में जो देश थे, बिकम फ्री, वो आजाद हुए फ्रॉम फॉरेनर रूल, विदेशी शासकों से, विदेशी शासन से वो स्वतंत्र हो गए। दे ऑल अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और उन सभी ने लोकतंत्र की सरकार को अपनाया, क्योंकि वो लोग देख चुके थे दूसरों के अधीन उन्होंने बहुत सारी यातनाएं झेली, अब उन्हें डेमोक्रेटिक कंट्री का मतलब समझ आ चुका था, तो उन्होंने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अपनाया। दीज आर द सर्टेन एलिमेंट्स दैट मेड इन दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, कुछ ऐसे मुख्य निश्चित एलिमेंट्स हैं, मेड एलिमेंट्स दैट मेड दिस सिस्टम इज वेरी पॉपुलर, जो कि इस सिस्टम को बहुत ही पॉपुलर बना देते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देना, कोई ऊंच नीच नहीं, कोई उनकी जाति को लेकर, उनके धर्म को लेकर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं। राइट टू फ्रीडम, सभी व्यक्तियों को अपनी बात को कहने का, अपनी स्पीच को कहने का अधिकार, देश के किसी भी भाग में जाने का अधिकार, अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को चुनने का अधिकार, या अपना कोई भी काम धंधा खोलने का अधिकार। यह है आपका राइट टू फ्रीडम। आगे है इक्वेलिटी। अब ये जो दोनों बताए हैं ना हमने, 2 एलिमेंट्स बताए हैं, इसके मेन 2 एलिमेंट्स इन दोनों के बारे में ही है। फर्स्ट इज इक्वेलिटी। इक्वेलिटी इज एन असेंशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी। इक्वेलिटी एक बहुत जरूरी, एक बहुत आवश्यक एलिमेंट है डेमोक्रेसी का। इट मीन्स ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। इसका मतलब कि सभी व्यक्ति जो है कानून के समक्ष बराबर हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड ऑन द बेस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजियन, सेक्स और प्लेस ऑन बर्थ, कि किसी भी व्यक्ति के साथ डिस्क्रिमिनेशन, हम भेदभाव नहीं कर सकते उसकी जाति को लेकर, उसकी नस्ल को लेकर, रिलीजियन, धर्म, सेक्स, उसके लिंग को लेकर, मीन्स मेल है या फीमेल, या प्लेस ऑफ बर्थ, उसके जन्म स्थान को लेकर। यस बेटा, आपका नेटवर्क नहीं आ रहा होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स द राइट टू इक्वेलिटी। जो संविधान है भारत का, वो लोगों को राइट टू इक्वेलिटी, समानता का अधिकार देता है। एंड इक्वेलिटी इज एंश्योर्ड थ्रू द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इक्वेलिटी को श्योर कर दिया है, उसने सुनिश्चित कर दिया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के द्वारा, क्योंकि जब देश की गवर्नमेंट को बनाने की बात आती है तो उस वक्त उसने देश के सभी वयस्क नागरिकों को बराबर से उसने वोट का अधिकार दिया है। Equality has also means absence of privileges based on one high social class. कह रहे equality का मतलब ये भी है कि absence of privileges based on one high social class, कि किसी एक social high class, किसी एक सामाजिक जो उच्च जाति है, उसकी जो जितनी भी उसको सुख सुविधाएं दी गई थी उसकी एब्सेंस, मतलब ऐसा नहीं कि उच्च जाति का है तो उसको ही सुख सुविधाएं मिलेंगी, वो खत्म कर दी उन्होंने, सबके लिए बराबर कर दिया। ऑल मस्ट रिसीव प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर डेवलपमेंट। अब सभी के सभी जो जातियां हैं, सभी के सभी जो सोशल क्लासेस हैं, रिसीव प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज, उन सभी को बराबर की अपॉर्चुनिटीज मतलब अवसर मिलेंगे फॉर देयर डेवलपमेंट, अपने विकास के लिए। मैनी अ टाइम वी फाइंड दैट अ पर्सन हैज एबिलिटी। कई बार हमने ये देखा कि एक व्यक्ति के पास पूरी एबिलिटी होती है, उसके पास योग्यता होती है, बट ही डज नॉट हैव अपॉर्चुनिटी टू डेवलप हिज स्किल, लेकिन उसे अपने कौशल को दिखाने के लिए उसे पूर्ण रूप से अवसर नहीं मिल पाते। Many of us are victim of injustice सोशो इकोनॉमिक सिस्टम, और हम में से बहुत सारे लोग विक्टिम, पीड़ित होते हैं किससे? अनजस्ट सोशो इकोनॉमिक सिस्टम की, सामाजिक जो आर्थिक सिस्टम है
उसमें हमारे साथ न्याय नहीं होता, हम समाज में बराबर के स्थान पर नहीं होते, कुछ लोग गरीब होते हैं, कुछ लोग अमीर होते हैं, तो इस आधार पर भी उनके साथ भेदभाव होता है। डेमोक्रेसी एम, तो डेमोक्रेसी का उद्देश्य है एट प्रोवाइड सोशल जस्टिस, कि सभी लोगों को सामाजिक न्याय मिले, एंड रिड्यूसिंग द गैप बिटवीन द रिच एंड पुअर, और अमीर और गरीब के बीच में जो ये बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ी खाई है, इसे खत्म किया जा सके। तो बेटा आज हम यही इक्वालिटी तक ही पढ़ने वाले हैं, नोटबुक्स भी रखेंगे तैयार। और उससे पहले एक बात मुझे और कहनी है, आज मेरी बात सुनिए, 6 क्वेश्चन मैं आपकी ऐप में भेजने वाली हूं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सुन लो मेरी बात, देख लो इधर, ये यस बोलो। जहां पर आपकी जियोग्राफी खत्म हो गई, नेक्स्ट पेज पर ही बड़ा बड़ा लिख दो सिविक्स, और उसके नेक्स्ट पेज पर, जैसे यहां खत्म हो गया आपका, यहां खत्म हो गया, यहां लिख दो सिविक्स, और नेक्स्ट पेज से ही स्टार्ट कर दो, ठीक है। नहीं, अभी 5 कराएंगे, हाफ ईयरली के लिए 5 ही है। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें लोग फ्रीली पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नमेंट को बनाने में। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ डिड अब्राहम लिंकन डिफाइन डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन ने डेमोक्रेसी को कैसे डिफाइन किया? उन्होंने बताया, इट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हो बेटा? अभी मेरी 8th की क्लास लगेगी, उसके बाद 1:30 के आसपास करूंगी, ठीक है। इन द वर्ल्ड ऑफ अब्राहम लिंकन, इट इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये डेफिनेशन हमें अब्राहम लिंकन ने ही दी थी। What is the difference between the monarchy and the constitutional monarchy? Absolute monarchy और constitutional monarchy में difference। Absolute monarchy जो थी, उसमें टोटल पावर राजा और रानी के हाथों में थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के अंदर जो राजा या रानी की पावर थी वो संविधान से निहित थे। तो बेटा ये टोटल 6 क्वेश्चन दूंगी, 1 मिनट रुक जाओ। टोटल 6 क्वेश्चन है ये। व्हाट इज सेक्युलर स्टेट? सेक्युलर स्टेट क्या होती है? जो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करती, उसके लिए सभी धर्म बराबर होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज इक्वालिटी मीन? अभी अभी हमने पढ़ा, इक्वालिटी का मतलब क्या है, कि सभी लोग इक्वल बिफोर द लॉ, कानून के समक्ष बराबर हैं। नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड, हम उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। एंड एक क्वेश्चन मैंने और ऐड किया है, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? ऑल सिटीजन, सभी के सभी सिटीजन, दोज आर 18 एंड अबव, जो कि 18 ईयर या उससे अबव हैं, हैव राइट टू वोट, उन्हें वोट का अधिकार है, रिस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक ग्राउंड, इकोनॉमिक बैकग्राउंड। उनका इसमें सोशल और इकोनॉमिक पृष्ठभूमि को नहीं देखा जाता कि वो सामाजिक रूप से ऊंची जाति के हैं, नीची जाति के हैं, ये कोई मैटर नहीं करता है। तो ये टोटल आज मैं 6 क्वेश्चन आपको सेंड करने वाली हूँ, आप लोग अपनी ऐप से देखकर ही पूरा करना। ओके, अब ये नोटबुक किसने ओपन कर रखी है? नेक्स्ट पेज से कर दो, यहाँ पर तो कुछ छप जाएगा, हाँ वहीं से कर दो, ठीक है। हाँ कर दो। अब एक बार बताइए, आज किसने? पीयूष ने। पीयूष, माइक ऑन करियो बेटा। पीयूष, कौन से सेक्शन से हो? पीयूष A2। अच्छा, नोटबुक पूरी है आपकी? दिखाओ, ओपन करो, जल्दी करो बेटा। अभी देखो बाकी बच्चे लीव कर देंगे, जिस जिसका नाम ले रही हूँ वो यहाँ पर रह जाएगा। एक तो ये पीयूष है, ओजस्वी, और बाकी बच्चों ने लीव क्यों कर दिया? अक्षत है यहाँ पर? अक्षत ने लीव कर दिया है। जिस जिसकी नोटबुक चेक नहीं है वो यहीं रहेंगे, बाकी लीव कर दो। चलो पीयूष दिखाओ बेटा।
हाँ, छवि, छवि ने सेंड कर दिया था 4 और 5। यस। आशु, दिखाओ। आशु, आपने तो कल दिखा दी मुझे। हाँ, तो लीव करो आप। लक्षिता। हाँ, दिखाओ, जल्दी दिखाओ। लक्षिता, जल्दी कर बच्चे। डायग्राम सिखा दो बस, जो कल रह गए थे। हम्म। ठीक है। ये रुको, ये वाला डायग्राम कौन सा बनाया है? स्प्रिंग टाइड बनाया ना आपने? ये क्या लिखा है, रुको। ये तो नीप टाइड है। ये कैसा बनाया है आपने? जैसा मैंने बनाया था वैसा क्यों नहीं बनाया? बुक में ऐसा ही दे रखा है आपकी? यस। लक्षिता, लीव कर दो।